Eazerians. We are Eazerians. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ईएजेड एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ईएस जोन एकेडमी पर। तो आज हम कोविड-19 स्पेशल कोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा कोर्स कोविड-19 स्पेशल कोर्स लॉन्च हो रहा है। आपको सबसे पहले इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और उस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको गूगल प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल होगी। किस नेम से होगी? ईएस जोन एकेडमी के नेम से आपको ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में डाउट रहेगा कि कितने पीरियड के लिए आपको ये कोर्स परचेज करना है, या ऑफर पीरियड जो होगा वो कब से कब तक रहने वाला है, जहां पे आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो हमारा ऑफर पीरियड है वो 26 जनवरी से 5 फरवरी तक अवेलेबल रहने वाला है। तो बहुत अच्छा कंटेंट आपको बहुत मिनिमम प्राइस पे मिलने वाला है। आप अपने घर में बैठ के जहां पर आप हो वहां पर रह के आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो और अपने फ्यूचर को आप बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। मैं तो यूं कहूंगा कि आप डिजाइन कर सकते हो, बिकॉज फ्यूचर इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिजाइनिंग, कि आप किस तरीके से अपने फ्यूचर को डिजाइन कर रहे हो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके। तो अब क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि कोविड चल रहा है, तो कोचिंग्स बंद है या आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक डिजिटली आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आप हमारे जो ऑफर पीरियड है वो क्या है 26 जन टू 5 फरवरी तक, तो फटाफट से इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए, अगर आपको कोई भी बेटा क्वेरी होगी इससे रिलेटेड तो आप क्या करोगे, इन 2 नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और आपकी जो भी क्वेरी होगी यहाँ से आपको वो क्लियर हो जाएगी रिगार्डिंग एनीथिंग, जो भी आपको यहाँ से दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए आपको ये पता लगना, आपको ये जानना है कि इस क्या ये ड्यूरेशन के बाद कोई एक्सटेंड हो सकता है, तो वो भी आपको इस क्वेरी पे पता लग सकता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस वीडियो पे हम ये देखने वाले हैं या आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और उनका वेटेज कितने होने वाला है, और जो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट की जो हम बात करेंगे आज वो होगा पावर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेजरली देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स। मेजरली बेटा पावर सिस्टम में किसी भी स्टेट जेई एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, चाहे वो यूके पीएससी जेई हो, चाहे वो यूपी पीसीएल जेई हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो, चाहे वो अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एमपी पीएससी हो, किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें जेई एग्जामिनेशन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो पावर सिस्टम सबसे मेजर सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, नेटवर्क एनालिसिस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी, इसमें ईडीसी भी आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आपका आ जाता है ईएमआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। आपको किसी भी जेई एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए मिनिमम आपको ये टेक्निकल सब्जेक्ट आने ही चाहिए। ठीक है, और इन सब में से सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी चीज का है तो वो इन 2 सब्जेक्ट्स का है, पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। बेसिक पे आपको नेटवर्क एनालिसिस क्लियर होना चाहिए, आपको ईएमआई क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको अगर ये अंडरस्टैंड अच्छे से समझना है या अच्छे से इन चीजों को समझना है तो आपको पहले इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सिस्टम, पावर सिस्टम अगर मैं यूं कहूं, जो पावर सिस्टम है बेटा ये अप्रोक्सीमेट आपका 20% वेटेज लेके चलेगा आपका एग्जामिनेशन पे। कम से कम 20% का ये आने वाला है टोटल पेपर का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 300 का पेपर है, अगर पेपर 300 मार्क्स का है तो आपका जो पावर सिस्टम है, अगर पेपर 300 मार्क्स का है तो पावर सिस्टम जो होगा वो कितने मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट, जो कि बहुत ज्यादा है 60 मार्क्स किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपको पेपर को क्वालिफाई बहुत अच्छे से करना है, आपको रैंक अच्छी लेके आनी है,
तो आपको पावर सिस्टम को पढ़ना ही पड़ेगा और आपको पावर सिस्टम बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो पावर सिस्टम पे जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स पे, वो क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहला आता है पावर सिस्टम पे जनरेशन। पावर सिस्टम 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड इज प्रोटेक्शन, जिसको आप स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन कहते हो। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स पे वो है जनरेशन वाला पार्ट। अब जनरेशन में क्या क्या आने वाला है। जनरेशन में सबसे पहले आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस। कि डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि कितने टाइप के पावर स्टेशन हमारे पास हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग ये जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, मेजर जो फ्यूल होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का क्या होता है, वाटर होता है। वाटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। सेकंड हमारा होता है आपका थर्मल पावर प्लांट। सेकंड होता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो हमारा फ्यूल होता है, जो फ्यूल यूज्ड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कोल। फिर आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका अदर विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट तो नहीं होता, ये गलती नहीं करेंगे कभी कोई भी बच्चा, विंड पावर प्लांट पे तो नहीं आता, बट हाँ ये जरूर होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस, बट उसका जो आपका स्पेसिफिकेशन आप बोलो या उसको ये बोलो कि जो उसमें किस तरीके का एप्लीकेशन यूज हो रहा है, तो विंड एनर्जी का हो रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं कि सोलर से कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो उसमें जो फ्यूल अगर आप इस तरीके से समझना चाहो तो वो सोलर एनर्जी हो जाएगी। वैसे ही विंड पावर प्लांट तो नहीं बोलेंगे उसको, बट आप ये जरूर कह सकते हो कि किसी एक एरिया पे अगर विंड एनर्जी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, तो वो विंड पावर प्लांट आप इस तरीके से हम फर्दर बोल सकते हैं। चलिए, तो ये तो बेटा हो गया पावर स्टेशन के बारे में, बट मेजरली जब पावर स्टेशन बोला जाता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट को बोला जाता है। क्लियर है। हमारे कोर्स पे इन पे डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा, किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है, किस तरीके से इनकी एक रैनकाइन साइकिल का यहाँ पे कंसेप्ट आता है, क्या कुछ उसमें होता है, वो सब हमारा अपनी फर्दर कोर्स की वीडियोस में रहने वाला होगा। तो खैर, ये रहा आपका पावर सिस्टम के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं अपनी फर्दर वीडियोस में। सेकंड आते हैं जनरेशन के अंदर लोड फैक्टर। बेटा लोड फैक्टर इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू दीज पावर प्लांट्स। लोड फैक्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू दीज पावर प्लांट, कि इन पावर प्लांट पे कितना जनरेट करें, अगर डिमांड ज्यादा है, डिमांड कम है, किस तरीके से कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए हमको क्या कुछ चीजें करनी पड़ती है, वो किस में आता है, लोड फैक्टर पे। लोड फैक्टर हमेशा लेस देन यूनिटी होना चाहिए, लेस देन यूनिटी। लोड फैक्टर क्या होना चाहिए, लेस देन यूनिटी होना चाहिए। सेकंड आता है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू दीज पावर प्लांट्स, और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन यूनिटी। लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर। अच्छा, लोड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर का जो सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि अगर इनकी वैल्यूज हमारी लेस देन यूनिटी रहने वाली है और डाइवर्सिटी फैक्टर की ग्रेटर देन यूनिटी रहने वाली है, तो क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो होता है वो कम हो जाता है। ये कैसे होता है, बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ये नहीं समझ में आता बच्चों को, बहुत सब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इन चीजों को हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे जब हमारे फर्दर कोर्स में हम इसको डिस्कशन करेंगे, हम इसको पूरा ओपन करेंगे, एक ही चीज इसकी जानेंगे कि कैसे बेस लोड प्लांट, कैसे पीक लोड प्लांट वेरी कर रहा है, उससे इनकी वैल्यूज वेरी कर रही है, वो सब बेटा हम देखेंगे किसमें, हमारे फर्दर कोर्स की वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बेटा। जनरेशन में अभी तक हमने ये देखा कि जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, पावर स्टेशन कितने टाइप के हैं, लोड फैक्टर क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है। आगे चलते हैं, फिर आता है डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर प्लांट। तो बेटा ये जो
डिमांड फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, लेस देन यूनिटी। ये भी लेस देन यूनिटी होता है। आपने दो चीजें अभी यहाँ पे देख ली है कि दो चीजों को, जैसे डिमांड फैक्टर को आपने लिखा लेस देन यूनिटी, डाइवर्सिटी को हमने बताया ग्रेटर देन यूनिटी, और लोड फैक्टर को लेस देन यूनिटी। तो क्यों लेस देन यूनिटी हुआ, क्यों ग्रेटर देन यूनिटी हुआ, ये सब का डिस्कशन हमारी वीडियोस में रहने वाला होगा आगे। इन चीजों के बारे में हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको आगे वीडियोस में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से हमारे कोर्स को इसको परचेज कीजिए ताकि आपको ये चीजों के बारे में और अच्छे से नॉलेज मिल पाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ जनरेशन। कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द जनरेशन पार्ट, राइट। उसके बाद आता है कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट, कि किस तरीके से हमारा एक पावर प्लांट कंबाइनली वर्क करेंगे, क्या कुछ उसमें होगा, वो सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए रिसेंट डेवलपमेंट हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या क्या हो रहे हैं। देखिए पेपर में क्या होगा, रिसेंट डेवलपमेंट एक टॉपिक का नेम लिखा होगा आपके सिलेबस पे। अब उस रिसेंट डेवलपमेंट में उन लोगों की मर्जी है, वो लोग हो सकता है आपसे इससे जीके पूछ लें, हो सकता है यहाँ से जीके का क्वेश्चन आ जाए। जीके क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए आपसे रिसेंट डेवलपमेंट में ये पूछ लिया जाए कि इंडिया में सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या चीजें चल रही है, या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहां कहां पर किन मीटिंग्स में सोलर एनर्जी से क्या कुछ बोला, क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कब तक इंडिया टोटली सोलर एनर्जी पे डिपेंड कर जाएगा। ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इस रिसेंट डेवलपमेंट पार्ट से जी के रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको अभी ध्यान रखिएगा बेटा, ये टॉपिक मेंशन है तो आपको ये देखना है। और इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ ये जीके से रिलेटेड होगा, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है रिसेंट डेवलपमेंट इस तरीके से वो रिलेट कर लें। हो सकता है रिसेंट डेवलपमेंट में आपसे कुछ रिसेंटली जो आपकी टर्बाइंस बनी है, क्या उनकी एफिशिएंसी है, वहां से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आपको इसमें भी ध्यान देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका मेजर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ पावर प्लांट। मेजर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बोलने का मतलब क्या होगा कि मतलब जैसे हमारी टर्बाइंस होती है, वेरियस टाइप ऑफ टर्बाइंस, किसमें, पावर प्लांट में। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, इनमें कौन कौन सी आपकी टर्बाइन यूज हो रही है। ठीक है, जैसे कि कैप्लन टर्बाइन हो गया, फ्रांसिस टर्बाइन हो गया, प्रोपेलन टर्बाइन हो गया, ये सब टर्बाइन जो है बेटा किस तरीके से इनमें यूज होती है, इन सबको भी हमको देखना है, कौन हाई स्पीड के लिए है, कौन लो स्पीड के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा पार्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी तक हमने जनरेशन में सब कुछ डिस्कशन किया कि क्या कुछ हमारा हम पढ़ने वाले हैं अपने कोर्स में। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। जी देखिए, बिल्कुल आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये चीजें हम अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, बिल्कुल सही, जैसे कि आर, एल, सी एंड जी। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन रहेगा कि एक ट्रांसमिशन लाइन पे रेजिस्टेंस अगर हम आर लिख रहे हैं तो उसका क्या काम होगा, इंडक्टेंस का क्या काम होगा, कैपेसिटर का एंड कंडेंसर का। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो सीरीज पैरामीटर होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, सीरीज पैरामीटर हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो बेटा वो होते हैं आर एंड एल। वो क्या होते हैं, आर एंड एल। आपसे पूछा जाएगा शंट पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे, सी एंड जी। शंट मतलब जो आपके पैरेलल में लगेंगे ट्रांसमिशन लाइन पे, और सीरीज पैरामीटर मतलब जो आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो वो होता है रजिस्टर एंड इंडक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियसली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन जो है आपकी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। ट्रांसमिशन लाइन आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है
वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। एक कोई ट्रांसमिशन लाइन कैसे वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग में कैटेगराइज्ड होती है और उसके क्या क्या चीजें, क्या किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन को कैटेगराइज्ड करते हैं, ये सब डिस्कशन हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। बेटा किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को अगर हमें एक सिस्टम को, पावर सिस्टम को डिजाइन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी उन पैरामीटर्स के बारे में जो इनमें इफेक्ट करेंगे। तो परफॉर्मेंस क्या क्या होने वाली है शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, वो हम इस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका किसमें बेटा, नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला पार्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और एसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो इन दोनों को हम देखेंगे किस पार्ट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। हमारे पावर सिस्टम में हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। पावर फैक्टर मेजर कंसर्न होता है पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। पावर फैक्टर मेजर कंसर्न होता है पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। अगर आप कभी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को ध्यान से अगर आप देखोगे तो पावर फैक्टर अगर आपका एक परमिसिबल वैल्यू से बिलो है, अगर आप अपने हाउस होल्ड में कुछ ऐसा अप्लायंस लगाते हो जिससे पावर फैक्टर आपने बहुत डिक्रीज कर दिया अपना, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये टैरिफ के अंदर पढ़ा जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा कहते हैं कि पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर कॉस फाई की वैल्यू यूनिटी हो तो बहुत अच्छा है वो अप्लायंस, या फिर अप्रोचेस टू यूनिटी, यूनिटी की तरफ अगर कोई अप्लायंस हमारे पास है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और अगर वो यूनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है उसका पावर फैक्टर, तो वो अप्लायंस क्या है, बहुत अच्छा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करेगा और मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो ऐसे अप्लायंस को हम बोलते हैं कि ये बेस्ट अप्लायंस हुआ। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम अपने डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड जब हमारी वीडियोज आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम देख रहे थे अभी कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट जो है कैसे कैसे हम अपने पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या कुछ अब अपने हम ट्रांसमिशन लाइन पे लगा सकते हैं, कि क्या इंडक्टर लगाएंगे, क्या कैपेसिटर लगाएंगे। तो क्या ये सब चीजें जो है वो हम कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, दिस इज ऑल्सो वन टॉपिक जिससे कि क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, तो बट हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो क्या कुछ रहने वाली है। अंडरग्राउंड केबल्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अंडरग्राउंड केबल्स का। अंडरग्राउंड केबल में कि अंडरग्राउंड केबल कितने रेटिंग की होती है, किस तरीके से उसमें कितने टाइप की उसमें कवरिंग होती है, ठीक है, कितने टाइप की उसमें कवरिंग होती है, ये सब हमको देखने को मिलेगा इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, क्लियर है? कुछ बेडिंग क्या होता है, आर्मरिंग क्या होता है, या कंस्ट्रक्शन क्या होता है अंडरग्राउंड केबल का, ठीक है, ये सब हमको देखने को मिलेगा अंडरग्राउंड केबल के अंदर। आगे चलते हैं, वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट्स। वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट्स में जैसे कि कोरोना इफेक्ट, इफेक्ट वाले जो पार्ट है, जैसे कि वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट की अगर हम बात करें, कोरोना इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम लोग ये जानते हैं, जैसे मान लीजिए इफ दिस इज अ कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर एक इसके सराउंडिंग में अगर इसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा पीक में आ गई, ओके, तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, ग्लो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कोरोना ग्लो, मतलब ब्लूइश कलर का आपको ग्लो दिखेगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, इसके चारों तरफ की जो एयर होती है वो आयनाइज हो जाती है, जिससे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एक एयर में लॉस होने स्टार्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? तो कोरोना इफेक्ट क्या होता है, पूरा डिटेल्ड डिस्कशन जो रहने वाला है कोर्स के अंदर रहेगा। ठीक है, इस पूरे कोर्स पे हम इसके बारे में एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस, कि भाई विजुअल वोल्टेज क्या होती है, वीवी, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज क्या होती है,
कब कोरोना स्टार्ट होता है और कब आपको कोरोना की साउंड हिजिंग नॉइस सुननी स्टार्ट या फिर सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी, वो कौन सी वोल्टेज होगी, तो वो सब डिस्कशन होगा हमारे इस कोरोना इफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हमें कोई कंडक्टर ले तो जो करंट होता है वो क्या करता है बेटा, वो उसके सरफेस से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इसके सरफेस से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और सेंट्रल पार्ट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। वो क्या होता है, स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट ऐसा क्यों होता है, क्या उसके पीछे रीजन रहा होगा, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे अपने कोर्स में। तो स्किन इफेक्ट कुछ इस तरीके से, स्किन इफेक्ट का एक एप्लीकेशन बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है कि स्किन इफेक्ट की वजह से जो आपका RAC होता है और RDC इसमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन सब कुछ हम बताएंगे आपको अपने इस टॉपिक के अंदर। फिर आता है आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू स्किन इफेक्ट बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंस होते हैं, ठीक है। कोई दो कंडक्टर हैं, सेम करंट पास हुआ, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। अपोजिट अगर करंट पास हुआ तो क्या फोर्स यहाँ पे लगेगा, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में हमको जानने को मिलेगा, राइट। फेरांटी इफेक्ट, अगेन फेरांटी इफेक्ट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। बेटा फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज बढ़ जाती है सेंडिंग एंड से, रिसीविंग एंड की वोल्टेज बढ़ जाती है सेंडिंग एंड से, बट कब, एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन पे। अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन या फिर आप यूं कहिए, अच्छा ये इफेक्ट जो होता है वो किस में होता है बेटा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए या फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, कभी लॉन्ग के लिए आप इसको नहीं देखोगे। खैर, बट फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाती है किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से, बट इसकी भी एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है VR की जो वैल्यू है वो 5% से बढ़ेगी। ऐसे नहीं कि आपने इनपुट मान लीजिए सेंडिंग एंड पे आपने दिया बेटा 100 वोल्ट और आप सोच रहे हो फेरांटी इफेक्ट हो जाएगा, रिसीविंग एंड पे आपको 10,000 वोल्ट मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता। एक परमिसिबल परसेंटेज पे ही बढ़ता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो कि नहीं 10,000 बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, कुछ परसेंट बढ़ता है बस। और उस परसेंट के बढ़ने से हमारी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम अनबैलेंस क्राइटेरिया में फॉलो होने लग जाता है, जो कि हम नहीं चाहते। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं बेटा, इसको इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या लगाते हैं, शाबाश, क्या लगाते हैं, एक इंडक्टर लगाएंगे पैरेलल में, एक इंडक्टर पैरेलल में लगाया जाता है रिसीविंग एंड साइड पे। क्यों लगाया जाता है, उस इंडक्टर की वैल्यू कितनी होगी, क्या फेरांटी इफेक्ट लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे डिपेंड करता है, ये सब चीजें हम देखने को मिलेगी हमको आगे हमारे कोर्स में। फिर आता है बेटा प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हर जेई के पेपर में बेटा यहां से क्वेश्चन बनना फिक्स है, आएगा ही आएगा, क्लियर है। सबसे पहले स्विच गियर प्रोटेक्शन पे फॉल्ट एनालिसिस, अगर आप किसी भी सिस्टम को फॉल्ट, अगर आप कभी भी आपके पास फॉल्ट आएगा, फॉल्ट जब आएगा तो ही तो आप क्या करोगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे ना। तो फॉल्ट जब आता है तो फॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि LG फॉल्ट, LG फॉल्ट, LL फॉल्ट, LLG फॉल्ट, LL फॉल्ट और LLG फॉल्ट। इन सारे फॉल्टों पे सबसे मोस्ट सीवियर फॉल्ट कौन सा है, वो किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है, मतलब कि सीवियरिटी क्या है उसकी, कौन कहां पर ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होता है वो कौन सा होता है, LG फॉल्ट होता है। अप्रोक्सीमेट 80% से ऊपर जो फॉल्ट रहता है वो LG फॉल्ट रहता है, सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो LG फॉल्ट होता है बेटा हमारे पूरे पावर सिस्टम पे, ठीक है। तो फॉल्ट एनालिसिस पे हम इन फॉल्ट की डिस्कशन करेंगे, फॉल्ट कौन सा फॉल्ट अनसिमेट्रिकल है, कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा फॉल्ट आफ्टर दी फॉल्ट, मतलब फॉल्ट जब हुआ सिस्टम पे तो उस फॉल्ट होने के बाद कौन सा सिस्टम हमारा अनबैलेंस हो गया और कौन फॉल्ट होने के बाद सिस्टम बैलेंस रहा, ये सब डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से। कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर के कॉज क्या क्या हैं, कैसे हमारा कोई पावर फैक्टर जो है वो लो पावर फैक्टर, क्या क्या कॉजेज उसके हो सकते हैं, वो हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। सर्किट ब्रेकर्स, सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं
कितने टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं। जैसे कि सर्किट ब्रेकर अगर आप देखोगे तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इनमें भी ऑयल सर्किट ब्रेकर पे मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो ये बहुत सारे टाइप के सर्किट ब्रेकर रहने वाले हैं और इनके अपनी अपनी वोल्टेजेस के हिसाब से, अपनी अपनी वोल्टेज कहने का मतलब अपनी अपनी रेटिंग के हिसाब से इनका यूज होता है या फिर इनका एप्लीकेशन होता है हमारे पावर सिस्टम पे। तो सर्किट ब्रेकर क्या है, इसमें आर्क इंटरप्शन क्या होता है, आर्क इनिशिएट क्या होता है, कैसे सर्किट ब्रेकर पे एक आर्क लगती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉन्टेक्ट है, जब ये सेपरेट आउट होंगे तो बीच में आर्क जनरेट होगी, वो आर्क इनिशिएट कैसे होती है, उस आर्क को इंटरप्ट क्यों करते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, जो आर्क यहाँ पे जनरेट हुई है वो सब हम देखेंगे सर्किट ब्रेकर के अंदर। क्लियर है। सेकंड आता है फ्यूज। फ्यूजेस, डिफरेंट टाइप के फ्यूजेस होते हैं, ये भी हम देखेंगे कि भाई सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में दोनों में डिफरेंस क्या है। सर्किट ब्रेकर फ्यूज में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और फ्यूज में कि किटकैट फ्यूज क्या है, इसकी रेटिंग क्या होती है, आपके पास HRC फ्यूज क्या होता है, ये इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे फ्यूजेस के अंदर। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। फिर है हमारे पास आइसोलेटर। सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में डिफरेंस क्या होता है। सर्किट ब्रेकर हमेशा काम करेगा ऑन लोड कंडीशन पे। सर्किट ब्रेकर हमेशा काम करता है बेटा ऑन लोड कंडीशन, कहने का मतलब जब हमारी सप्लाई कनेक्टेड है। और आइसोलेटर क्या करता है, हमेशा ऑफ लोड कंडीशन पे काम करता है। ऑफ लोड कंडीशन, जब हमारे पास कोई लोड नहीं है उस कंडीशन पे काम करेगा आइसोलेटर। ऑन लोड कंडीशन पे काम करता है सर्किट ब्रेकर। क्लियर है। रिले क्या होता है, देखिए रिले क्या करती है, रिले एक ट्रिपिंग सिग्नल को जनरेट करती है एंड इट गिव्स कमांड। रिले क्या करेगी, गिव्स कमांड टू सर्किट ब्रेकर। कब, रिले कब कमांड करेगी सर्किट ब्रेकर को, जब सिस्टम पे फॉल्ट होगा या फिर एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी, तो रिले एक सिग्नल जनरेट करेगी और सर्किट ब्रेकर को सेंड करेगी। और ये वो जो सिग्नल होगा वो ये सिग्नल होगा कि फटाफट से कॉन्टेक्ट को ओपन कर दीजिए। राइट, तो हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बट बेटा होता क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से कॉन्टेक्ट होंगे। यहाँ पे एक रिले होगी, ये पूरा रिले कनेक्टेड होगी, यहाँ पे एक पूरा रिले कनेक्टेड होगी। जैसे ही फॉल्ट हुआ सिस्टम पे, ये रिले से सिग्नल आया और ये क्या करेगा, कॉन्टैक्ट को इस तरीके से ओपन कर देगा और पूरा सिस्टम हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। जो हमारा सिस्टम है, आगे का सिस्टम पूरा प्रोटेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है वो जो फॉल्टी सेक्शन है वो रिमूव हो जाएगा हेल्दी सेक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट होता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर आपका बेटा, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होगा, लाइटनिंग अरेस्टर किसी भी सबस्टेशन पे, किसी भी सबस्टेशन पे लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो इनिशियल डिवाइस होती है जो कनेक्ट होती है, प्रोटेक्शन डिवाइस, इनिशियल प्रोटेक्शन डिवाइस। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सबस्टेशन का मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, तो बेटा ये लाइटनिंग अरेस्टर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा, LA1 LA2। तो इनिशियल इसको प्रोटेक्ट करने के, मान लीजिए कोई सबस्टेशन है उसमें कोई पावर ट्रांसफार्मर है, उससे जस्ट पहले लगेगा आपके पास इनकमिंग फीडर पे क्या लगेगा, लाइटनिंग अरेस्टर, आउटगोइंग फीडर पे लाइटनिंग अरेस्टर। ऐसा क्यों होता है कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है बेटा, एक लाइटनिंग सर्ज को, जब लाइटनिंग सर्ज इसमें होता है मतलब एक बहुत हाई वोल्टेज आ गई, तो क्या करेगा, जब बहुत हाई वोल्टेज इसमें आ जाएगी तो क्या करेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा जिससे कि मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो हो जाए और हमारा पूरा जो डिवाइस है आगे वो क्या बच जाए बेटा, सेफ हो जाए। क्लियर है। मान लीजिए यहां से कोई फॉल्ट हुआ तो क्या होगा, यहां से एकदम से पास हो जाएगा आपका फॉल्टी करंट और ये आपका बच जाएगा। अब एक बच्चा बोला सर यहां पर फॉल्ट हुआ तो
उसके लिए आपका मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम होता है ट्रांसफार्मर के लिए, वो अब अलग डिस्कशन हुआ, राइट। तो हम लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हमेशा पैरेलल में लगता है और कुछ इस तरीके से होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेशन, अगेन इसमें क्या कुछ रहने वाला है वो हम अपने डिटेल डिस्कशन करेंगे बेटा फर्दर वीडियोस में। तो ये सब हमारा है इस टॉपिक में। इस टॉपिक कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेशन हुआ, रिले, आइसोलेटर्स, सर्किट ब्रेकर, ये सब हम किस में पढ़ते हैं बेटा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे। तो हमने डिटेल डिस्कशन किया रिलेटेड टू द पावर सिस्टम, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। इसके बिना बेटा अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे तो आप ये मान के चलिए कि आप, हो सकता है, देखिए मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि डिपेंड करता है कट ऑफ में, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप टॉप तो नहीं कर पाओगे अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान, अब विदाउट पावर सिस्टम आप एक इंजीनियर नहीं बन पाओगे, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या करोगे सब स्टेशन पे जाके, इंजीनियर बन भी गए तो जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो वहां जाके करोगे भी क्या आप लोग। आपसे कोई पूछेगा कि बेटा आप जेई तो आगे बताइए एलए क्या होता है, आपको पता ही नहीं एलए क्या होता है, क्या करोगे ऐसे इंजीनियर बन के, ठीक है। तो इस आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसके लिए आपको सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। ऑफर पीरियड पे परचेज कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, आपको इंजीनियर जरूर बनाएंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। ऑलराइट, चलिए तो बेटा आज की इस वीडियो पे इतना ही, बाकी आपसे अगली वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। आप जब इस कोर्स को परचेस करोगे, जब फटाफट से ऑफर पीरियड चल रहा है, परचेस कर लीजिए, फिर हम आगे आपको क्या करेंगे, इस पे पूरा डिस्कशन हमारा चलेगा, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने पे। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियोस पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच।